पिछली क्लास में हम लोगों ने कैपिटल के बारे में समझा था और कैपिटल के बाद हम लोगों ने एसेट्स की डिटेलिंग करी थी। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए कि नॉन करंट एसेट्स आप बता सकते हो, याद है? नॉन करंट एसेट्स किसे कहते हैं सर? ठीक है जी। तो हमने कैपिटल पढ़ा था। कैपिटल का मतलब था कि जो बिजनेस में ओनर ने इन्वेस्टमेंट किया है उसे कैपिटल कहेंगे। ये सर कैश में और काइंड में हो सकता है। कैपिटल हमारा इंक्रीज होता है ड्यू टू प्रॉफिट्स, कैपिटल डिक्रीज होते हैं ड्यू टू लॉसेस। नितिन, कैपिटल के और भी नाम थे जैसे प्रोप्राइटर्स फंड, ओनर्स इक्विटी, इंटरनल लायबिलिटी और नेटवर्थ। तो आपने क्या करना है, घर पे बैठ के इसको प्रैक्टिस करनी है, लिख के कोशिश करना है कि खुद से लिख पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, एग्जाम में आते हैं बेटा ये सब चीज़ें। ऑनर के बारे में हमने जाना था कि ऑनर तीन टाइप के हैं। अगर अकेला बंदा बिजनेस कर रहा हो तो उसे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और उसे प्रोप्राइटर कहते हैं। एक से ज़्यादा मिल के बिजनेस कर रहे हो तो उसे पार्टनरशिप और उसको इंडिविजुअली पार्टनर कहलाते हैं वो लोग। और कंपनी जहाँ पे 50 से ज़्यादा लोग होते हैं और वहाँ पे जो ऑनर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। एसेट्स में हमने पढ़ा कि भैया एसेट्स वो हर एक चीज़ जिस पे एंटिटी और एंटरप्राइजेस का हक होता है। और उसमें हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी। एक पॉइंट था उसके अंदर गुडविल। गुडविल का मतलब वो सारे ब्रांड वैल्यू, नाम और शोहरत। और दूसरा था डेटर्स। डेटर्स कहते हैं कस्टमर्स को। तो ये यहाँ पे एक नया वर्ड हमने सीखा था, ऐसा कस्टमर जिनको हमने सामान उधार बेचा है। ठीक है, तो अ पर्सन और एंटिटी टू होम गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट, जिनको सर्विस या सामान हमने उधार में दिया है उसे हम लोग डेटर्स कहते हैं। हमने एसेट्स की तीन क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। तो हमने एसेट्स में तीन बातें पढ़ी, नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस। नॉन करंट एसेट जनरली उसे कहते हैं जो आपने यूज़ करने के लिए ख़रीद रखा है, बेचने का मकसद नहीं है और जिससे बेनिफिट एक साल से ज़्यादा आएगा। नॉन करंट एसेट्स की बात है। और करंट एसेट्स कहते हैं ऐसी चीज़ें जिससे आप चाहते हैं कि वो रियलाइज हो जाए कैश में जल्दी से जल्दी, विद इन 1 ईयर। ऐसी चीज़ें को करंट एसेट्स कहते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स ना ये करंट एसेट्स है ना ये नॉन करंट एसेट्स है, ये एक तरीके का लॉसेस होता है। ये वो लॉस है जिसको जिस ईयर में हुआ था उस साल में ना लिख के उसके आगे के सालों में हम उसे लिखेंगे। लिखने को कहते हैं रिटर्न ऑफ करना। तो यहाँ पे एक टर्म हम लोगों ने सीखा था रिटर्न ऑफ से रिलेटेड, कि दीज आर द एसेट्स नाइदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल, दीज आर द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ रिकॉर्ड करना जिस ईयर में हुआ है उस साल में। नॉट रिटर्न ऑफ मतलब उस साल में नहीं लिखे गए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? फिक्टिशियस। अच्छा, ऐसी नॉन करंट एसेट्स की हम लोगों ने जब बात करी थी तो नॉन करंट एसेट्स में हमने पढ़ा था तीन एसेट्स होते हैं जी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस और फिक्स एसेट्स। तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट आता है। लोन्स एंड एडवांस में जो पैसे हमने लंबे टाइम के लिए किसी को हमने लोन दे रखा है वो आते हैं। और ये दोनों हमें सिलेबस में नहीं पढ़ना डिटेल में, हमें पढ़ना है फिक्स एसेट्स के बारे में। फिक्स एसेट्स में दो टाइप के एसेट्स होते हैं, क्या? टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल किसे कहते हैं सर? जिसे आप फिजिकली, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप टच कर सकते हो। इंटेंजिबल एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो और ना ही आप उसे देख सकते ना ही आप उसे टच कर सकते। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है सर? तो अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे के पॉइंट से। इस चार पांच में से ये दो हमने पढ़ा है, तो आज हम कहाँ चलेंगे सर? लाइबिलिटीज पे। आइए सर, लाइबिलिटीज लिख लेते हैं ज़रा। लाइबिलिटीज सर, लाइबिलिटीज किसे कहेंगे? बच्चे जो पैसे पे करने, अमाउंट पेबल टू दी ऑनर। आप एक बार लिखो फिर मैं समझाता हूँ इसको। अमाउंट पेबल टू दी ऑनर और या एंड आउटसाइडर्स। अमाउंट पेबल टू दी ऑनर और या एंड आउटसाइडर्स, ये एंड ही लगा लो और हटा दो। अमाउंट पेबल टू दी ऑनर एंड आउटसाइडर्स। सर अमाउंट पेबल का मतलब होता है चुकाना है, देना है, उसे लाइबिलिटी कहते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में बोला था हर एक चीज़, हर वो चीज़ जो हम पहले से जानते हैं उसी को हम सीख रहे हैं। अब एक बात बताइए
आपने कभी ऐसा सुना है कि लोगों के ऊपर कर्ज होते हैं? कर्ज की, बिजनेस में कर्ज की क्या वजह हो सकती है? लॉस होने से कर्ज थोड़ी ना होता। आपका 10 रुपए गिर गया, आपके ऊपर कर्ज है? कर्ज कब होता है आपके ऊपर? किताबी बातें बिल्कुल नहीं करोगे, मैंने पहले ही बताया कि ये पता जो है वो बोलना है। कर्ज किसे कहते हो आप? आपने उधार किसी से ले रखा हो तो बेटा कर्ज को ना अकाउंटिंग में लाइबिलिटीज कहते हैं। सिंपल सा वर्ड। कर्ज को अकाउंटिंग में क्या कहते हैं? लाइबिलिटीज कहते हैं, सिंपल। ठीक है जी। अब सर कर्ज होता क्या, पहले उसके बारे में बात करते हैं। ये सब पता है आपको, अब मुझे एक बात सिर्फ आप बताओ, जो मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरे यहाँ एक बंदा जॉब कर रहा है, उसको मैंने सैलरी नहीं दी, बताओ कर्ज है या नहीं है? नहीं है? है। सर मैं जिस स्पेस को लेके काम कर रहा हूँ, 1 महीने हो गए अभी तक मैंने रेंट नहीं दिया, बताओ रेंट भी ये जो नहीं दिया है वो वाला कर्ज है या नहीं है? तो एक में किसी से मैंने काम करवाया, एक में मैंने किसी का स्पेस यूज करा और पैसे नहीं दिए। अब मुझे बताओ, मैंने किसी से 10 लाख रुपए ले लिए, बोला जी 6 साल बाद दूंगा, बताओ कर्ज है या कि नहीं है? कर्ज है सर। मैं दुकानदार से, जो मेरे सप्लायर है, क्योंकि मेरी दुकान है अगर है, तो मैं किसी और से खरीद के लाऊंगा सामान, कस्टमर से तो नहीं खरीदूंगा ना, उसको तो बेचता हूं मैं। खरीदूंगा किससे सर? सप्लायर से। अगर मैंने सप्लायर से सामान खरीदा है उधार में, बोला 1 महीने के बाद पैसे दूंगा, तो बताओ ये कर्ज है कि नहीं है? कर्ज है। तो भाई इसी को लाइबिलिटीज कहते हैं। यही चीज क्या है? लाइबिलिटी है अकाउंटिंग में। तो मैं किसी दुकानदार से जाके पूछूं भाई साहब आपके ऊपर कौन कौन से कर्ज हैं, अभी बता देंगे वो कि यार मुझे इनको देना है, इनको देना है, इनको देना है। मैं उनसे लाइबिलिटीज पूछ दूं तो शायद उनको समझ में नहीं आए। तो लाइबिलिटीज मतलब वो कर्ज जो मुझे चुकाने हैं, किसको देने हैं? आउटसाइडर, बाहर वाले को, और ऑनर को भी देने हैं। सर ऑनर कैसे कर्ज हो गया? अब सोचो ना, कल हम लोग बात कर रहे थे कि 10 लोग मिलकर बिजनेस कर लेते हैं और सब लोग सबके सब 1-1 लाख रुपए लगाते हैं, तो टोटल 10 लाख लग गए सर। अब बताओ उसमें जो पहला बंदा है वो कह रहा है भाई देखो ऐसा 3 महीने हो गए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे जाना है, मैं बिजनेस नहीं करना चाहता आपके साथ। तो मैं क्या बोलूंगा? ठीक है जी, जाओ मिठाई का डब्बा लो, घर जाओ। क्या वो पैसे नहीं मांगेगा अपने? मांगेगा ना। क्या हमें उसके पैसे देने चाहिए कि नहीं चाहिए? देने पड़ेंगे ना। इसका मतलब उसका पैसा भी बिजनेस के ऊपर क्या है? कर्ज है। ऑनर ने जो पैसा लगाया, अगर उसको देना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल तो देना ही पड़ेगा। चाहे आप अकेले ऑनर हो, लेकिन आपको भी तो वापस चाहिए ना आपका पैसा सर। आप 4 मिलके कर रहे थे तो आपको भी तो पैसे वापस चाहिए ना सर। तो आप हो सकता है इंतजार करोगे मरते दम तक, बिजनेस जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक आप इंतजार करो, या ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको बीच में पैसे चाहिए, नहीं नहीं मेरे पैसे वापस करें यार, बंद करते हैं बिजनेस। तो अमाउंट जो चुकाने हैं, पेबल मतलब बेटा जो चुकाने हैं, जो देने हैं, किसको देने हैं? टू दी ऑनर को जो देना है, और जो आउटसाइडर, बाहर वालों को जो देने हैं, उससे हम क्या बोलेंगे? लाइबिलिटीज बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई? और ये कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये सबको पता है। ठीक है सर। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं सर, कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। बताइए सर, आपके हिसाब से कौन कब कब कर्ज होता है एक कंपनी के ऊपर? जब किसी से वो सामान खरीदता है, रेंट नहीं देता है, सैलरी नहीं देता है, किसी से लोन ले लेता है। समझ में आई बात? यही एग्जाम्पल है सर। तो सबसे पहले एग्जाम्पल मैं लिखता हूं सर, रेंट नॉट पेड। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को जो मैं लिख रहा हूं। रेंट नॉट पेड, पेड, रेंट नॉट पेड। लेकिन बाबू नॉट पेड नहीं लिखना अकाउंटिंग में, इसके लिए एक नया वर्ड हमने ढूंढा है, रेंट आउटस्टैंडिंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अब आउटस्टैंडिंग का मतलब है नॉट पेड, जो आपने पे नहीं किया उसी को आउटस्टैंडिंग्स कहते हैं। समझ में आई बात? तो रेंट आपने पे नहीं किया है, और पे नहीं किया ये बात हम कब कहेंगे? जब महीना पूरा हो जाएगा, या उससे पहले कह देंगे? जब महीना पूरा हो जाएगा तभी तो हम बोलेंगे नहीं दिया हमने, हमारे ऊपर कर्ज है सर, तो रेंट आउटस्टैंडिंग। इसी तरीके से अगर आपने एम्प्लॉय से काम करवा लिया और आपने उसकी सैलरी नहीं दी, तो क्या बोलेंगे बेटा? सैलरी आउटस्टैंडिंग्स। मजदूर से मजदूरी करवा ली बाबू, वेजेस।
वेजेस, मजदूर से मजदूरी करवा ली और आपने उसे पैसे नहीं दिए, वेजेस आउटस्टैंडिंग्स। सर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है मेरे घर पे, मैंने उसकी भी पेमेंट नहीं करी है, बताओ कर्ज है कि नहीं है? तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग। और ये बात समझ में बेटा? और कर्ज कब होगा बताओ? ये तो आप समझ गए, ये तो आपने जिंदगी में देखा ही है, लोग रेंट नहीं देते, सैलरी रुक जाती है किसी के ऊपर, बिजली का बिल भी कई बार रह जाता है, मजदूर की मजदूरी बोल देते हैं भैया अगले हफ्ते ले लेना पैसे, ये सब आउटस्टैंडिंग से। जिसमें हमने सर्विस ले लिया उन सब के आगे ना, और रह गया पैसा देना, तो उसके आगे ना आउटस्टैंडिंग्स लगा देते हैं। लेकिन सर मैंने सामान लिया और फिर पैसे नहीं दिए, तो मैंने सामान किससे लिया होगा बताओ? तो कस्टमर से लिया होगा क्या? किससे लूंगा? सप्लायर से, होलसेल डीलर से, है ना, कोई डीलर होगा, कोई सप्लायर होगा, उससे मैंने सामान लिया होगा। वो कोई बंदा भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है। तो वो कौन है भाई? अगर मैंने किसी से सामान लिया और पैसे नहीं दिए, तो उसे मैं बोलूंगा बेटा क्रेडिटर्स। क्या बोलूंगा? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, पहले अभी यहाँ पे लिख लीजिए बस, क्रेडिटर्स। सर अगर मैंने किसी से लोन लिया, लोन आप किसे कहते हो? जब किसी से आप पैसे लेते हो तो लोन लिया। या मैं आपसे ऐसा कह दूं कि सर मैंने बैंक से लोन लिया, तो उसके आगे लगा लेंगे बैंक लोन। किसी आमिर से लोन लिया तो मैं लिख दूंगा आमिर्स लोन। ठीक है? तो किसी से भी आपने लोन लिया वो आपके लिए कर्ज होता है। इसी तरीके से आपने बैंक से भी पैसे एक्स्ट्रा निकाल लिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला क्या अभी? बैंक से ज्यादा पैसे निकाल लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी कर्ज है। तो इसमें आपको दो वर्ड मैं आपको सिखाऊंगा अभी, एक क्रेडिटर्स और एक सिखाऊंगा बैंक ओवरड्राफ्ट। बाकी सारी चीजें आप पहले से जानते हैं। बताइए कोई ऐसी चीज है जो पहले से आप नहीं जानते थे? ये भी जानते हैं, बस इसको समझाना है थोड़ा सा। तो लाइबिलिटीज वो अमाउंट जो आपको चुकाने हैं, अपने ऑनर को देने हैं, और किसको देने हैं सर? आउटसाइडर को, उसे लाइबिलिटी बोलेंगे। अगर आपने सर्विस ले ली किसी से और आपने पैसे नहीं दिए तो रेंट आउटस्टैंडिंग, ये आउटसाइडर है, बाहर वाले लोग हैं। सैलरी नहीं दी तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस नहीं दिए, वेजेस आउटस्टैंडिंग, बिजली का बिल भी आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स भी आउट नहीं दिया तो लोन, बैंक लोन आमिर, और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसमें दो बातें जो समझने के लायक हैं वो भी साथ साथ में सीख लेते हैं। आइए बाबू, सबसे पहले सीखते हैं क्रेडिटर्स सर किसे बोलेंगे, क्रेडिटर्स किसे बोलेंगे? लिखोगे या पहले समझो? पहले समझो। चलो मान लो बाबू ये ना आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी फर्म है, कई मंजिलों की फर्म है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है आपकी, और ये नाम लिखा हुआ है जैसे रेहान स्टोर। ठीक है जी, रेहान का एक स्टोर है ये। अब रेहान भाई क्या करते हैं, अपनी दुकान में जो सामान बेचते हैं वो पी से, क्यू से, आर से, एस से ये परचेज करते हैं, इन लोगों से परचेज करते हैं। ठीक है जी, इनसे ये परचेज कर रहे हैं, और ये जो परचेजेस हो रहा है बेटा ये क्रेडिट पे इन्होंने परचेज किया है। बात समझ में आई? बात कैसे परचेज कर रहे हैं ये? इन सब से क्रेडिट पे परचेज किया है। तो रेहान भाई को क्या करना होगा? इन सबको क्या करने होंगे बेटा? चुकाने होंगे। समझिए मेरी बात, इन सबको पैसे चुकाने होंगे। तो रेहान अपने तरफ से इनका नाम पी क्यू आर का नाम पता क्या रखेगा? इसका नाम रखेगा क्रेडिटर्स। समझ में आई बात? अगर इसी तरीके से ये ना सामान बेचते हैं, आर को, एन को, एम को, तो जिनको सामान बेचा जा रहा है, जिनको सामान आप बेच रहे हैं बेटा, और वो सामान अगर आप क्रेडिट पे सेल करते हैं, कैसे? क्रेडिट पे सेल करते हैं, तो जिनको आप सामान बेच रहे हैं ना, उसे आप क्या बुलाएंगे? उसे बुलाते हैं बेटा हम डेटर्स।
क्या बुलाते हैं? डेटर्स। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है एक चीज साइलेंट है। कौन सी चीज साइलेंट है बाबू? उसमें ना ये बी नहीं पढ़ना है, बी साइलेंट है आपके लिए। ठीक है। तो आप देखो ये कौन बुलाएगा, ध्यान रखना। हमेशा ना आप एक बंदे को आपको सेंटर में रखना है। वो कौन है भाई यहाँ पे सेंटर में? रेहान। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रिश्ते रखे जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन इनको जिनसे सामान खरीद रहा था उसको क्या बोलेगा? क्रेडिटर। और जिनको बेच रहा है उनको क्या बोलेगा? डेटर्स बोलेगा। ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कौन है आपका, तो आप बोलोगे ये मेरा दोस्त है। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे मैं इसका दोस्त हूं। आपके पापा से किसी ने पूछ लिया कि ये लड़का कौन है, वो क्या बोलेंगे? मेरा बेटा है। वो ये तो नहीं बोलेंगे मैं इसका बाप हूं। भाई ये नहीं पूछा जा रहा आप इसके कौन हो। तो बच्चे ना कंफ्यूज क्या होते हैं, वो सोचते हैं पी इसके लिए कौन है, ये इसके लिए कौन है। ये रिश्ते ऐसे नहीं बनेंगे। आप पहले एक रिश्ता समझिए। स्टोर से पूछा जा रहा है बताओ बताओ जिससे तुमने सामान खरीदा वो क्या कहलाएगा आपके लिए? क्रेडिटर्स। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो ऐसे बोलते हैं पी के लिए ये कौन है। अरे अभी बात मत करो इसके बारे में, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप एक रिश्ता पहले पहचानना स्टार्ट करो। रेहान स्टोर है, उसके लिए जिससे उसने सामान खरीदा वो कौन है बेटा? इसको पैसे चुकाने हैं। और जिसको इसने सामान बेचा वो कौन है बेटा? डेटर। इससे पैसे लेने हैं। तो बेटा ये डेटर्स हमारे लिए क्या है? एसेट्स। और क्रेडिटर हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। इसलिए हमने क्रेडिटर्स को यहां लिखा। क्लियर? अब इसको डेफिनेशन वाइज भी लिख लेंगे। आप इतना नोट करो पहले, फिर मैं डेफिनेशन आगे लिख रहा हूं वो भी उतारेंगे आप। क्रेडिटर्स, a person or entity from whom goods are purchased on credit. A person or entity from whom goods are purchased on credit. वो पर्सन या कोई एंटिटी हो सकता है, वो पी हो सकता है या पी लिमिटेड भी हो सकता है, क्यू हो सकता है या क्यू लिमिटेड हो सकता है। तो पर्सन और एंटिटी फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जिनसे आपने सामान उधार में खरीदा था वो आपके लिए क्रेडिटर्स है। ठीक है सर? डेटर्स का तो मैं पहले लिखवा चुका हूं आपको। ठीक, इसे नोट करो। चलिए इसी में लाइबिलिटी के एग्जाम्पल्स में हमने दो बातें सीखी। वैसे तो हमने इसमें कई सारी बातें सीखी, मैं आपको बताता हूँ। रेंट, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, अगर इन सबको नहीं पे करा उसे क्या कहते हैं? इसका मतलब है कि हमने सर्विस तो ले लिया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किए। ओके। अब इसकी बात करते हैं। क्रेडिटर जिनसे सामान उधार खरीदा, और लोन जिनसे पैसे कर्ज में लिए हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखिए बेटा। अमाउंट विड्रू फ्रॉम द बैंक more than the deposited in it. Amount withdrew from the bank more than the deposited in bank. भाई देखो बैंक अकाउंट जो है ना आपका, आपने चेक किया अपने बैंक का बैलेंस, तो आपको मालूम चला जी बैंक में पैसे हैं 10,000, और किसी को चेक आपने दे दिया। आपने क्या करा बेटा?
आपने चेक दे दिया, चेक इशूड, किसी को चेक से पेमेंट करा, जैसे एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, जिससे सामान खरीदा उसको पेमेंट करा होगा, या रेंट वाले किसी को दिया चेक, और चेक पे अमाउंट लिख दिया आपने 12,000 का। कितने का लिखा? अब बताइए, आपका ये चेक कैंसिल होगा? हो जाएगा ना, जिसे बाउंस कहते हैं, डिसऑनर्ड वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये पैसे मिलेंगे उसको क्या? नहीं। लेकिन अगर आपने बैंक से ये फैसिलिटी ले रखी है बैंक ओवरड्राफ्ट की, तो आपका पैसा मिल जाएगा। 2,000 रुपये ज्यादा बैंक वाला मेहरबान हो जाएगा आपके ऊपर, और ये 2,000 रुपये ज्यादा आपको दे भी देगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपके पास बैंक बैलेंस 10,000 का था, आपने चेक 12 का दे दिया, तो 2,000 रुपये बैंक आपका माइनस में चला गया। एक बार को मान लो चला गया, तो ये 2,000 जो माइनस गया ना बेटा, इसी को कहते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट। तो बताओ, ये पैसा बैंक वाला रिश्तेदार तो है नहीं, अगर उसने हेल्प कर भी दी आपकी, तो आपको ये 2,000 वापस करने पड़ेंगे। तो बेटा ये 2,000 रुपये कर्ज है कि नहीं है? कर्ज है, इसी को बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। सर अमाउंट जो हमने निकाला है, कहाँ से निकाला है? बैंक से। ज्यादा निकाल लिया, किससे ज्यादा? जितना उसमें जमा किया गया था। सर ऐसा तो होता नहीं, रियल लाइफ में होता है क्या? भाई आपका अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है बैंक में? कोटक बैंक का नाम है, अकाउंट कौन सा है? बहुत बढ़िया सर, ये हुआ ना बात। देखो जो बैंक में अकाउंट होते हैं ना, उसको थोड़ा सा मैं यहाँ समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। बैंक अकाउंट में जनरली आपको दो अकाउंट दिखेंगे, वैसे तीन होते हैं, लेकिन आपको जनरली एक होता है बाबू सेविंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? एक होता है सर करंट अकाउंट। एक और लिख ही लेते हैं, एक होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है बेटा। अब सेविंग अकाउंट पता किसके लिए होता है? इंडिविजुअल के लिए होता है। इंडिविजुअल पर्सन, जैसे आपके नाम से खुलेगा ना, तो वो सेविंग अकाउंट आएगा, आपके मेरे इन सब के नाम से। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से खुलेगा ना, जैसे मैं खुलवाऊं मान लो जफर एकेडमी के नाम से, तो कौन सा अकाउंट खुलेगा? करंट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट में तो आपका पैसा फिक्स हो जाता है, आप निकाल नहीं सकते उसको। तो सेविंग अकाउंट में बैंक वाला आपको कॉल करता है, कई बार बोलता है भाई साहब आप ऐसा करो ना, आप हमसे क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड। आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे ना, तो आप क्रेडिट कार्ड से किसी को पेमेंट कर देना, और बाद में मुझे दे देना, उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगेगा। तो बैंक वाले आपको क्या ऑफर करते हैं? किस लिए? आपके बुरे वक्त के लिए। अगर अकाउंट में पैसे भी नहीं है तो आप किससे पे करेंगे? एक होता है डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड जो होता है उसे क्या बोलते हैं? डेबिट कार्ड। आपके पास पैसे हैं, डेबिट कार्ड का मतलब इस्तेमाल तब करेंगे जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे होंगे। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कब होगा? जब पैसे नहीं भी हैं, तब आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। सुना है ना थोड़ा बहुत क्रेडिट कार्ड के बारे में। करंट अकाउंट वाले को क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाता, इनको फैसिलिटी दी जाती है ओवरड्राफ्ट की। ये कहते हैं साहब आप तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, आप पे मुझे बहुत भरोसा है, अगर आपके पास पैसे की कमी हो जाए और आपको चेक देना है, किसी को पेमेंट करना है, तो मैं आपका ओवरड्राफ्ट लिमिट बढ़ा देता हूं। अगर आपके अकाउंट में 10,000 होगा तो मैं 20,000 तक का पेमेंट क्लियर कर दूंगा। तो बैंक वाला कितना मेहरबान हो रहा है हम पे। क्यों हो रहा है सर? उसे हमसे क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। ये एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन हो गया। 2,000 रुपये 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर मुझे जाके उसे वापस से पे करना पड़ेगा, और उस पर साथ में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी मिलती है, सेविंग अकाउंट में ये फैसिलिटी नहीं होती है। आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट में 10,000, आप सोचो 15 निकाल लो, पॉसिबल ही नहीं सर। हाँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है आपका, तब आप क्या कर सकते हैं, वहां पे वो भी आपको फैसिलिटी लेनी पड़ेगी। जैसे एटीएम कार्ड के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है ना, तो इसी तरीके से इसके लिए भी एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट लिमिट उसमें बढ़ाई जाएगी, और तब आपको मिलेगा ये। क्लियर हो गई कहानी? अच्छे से नोट कर लो, रिवाइज करने में आसानी रहेगी आपको। हो गया सर? बताओ लाइबिलिटी क्लियर हो गई आपको? लाइबिलिटी क्या होता है बेटा? कर्ज होता है।
और वो कर्ज की क्या क्या वजह हो सकती हैं, रेंट नहीं देना, सैलरी नहीं देना, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसी कर्ज में हमने एक कर्ज सुना आउटस्टैंडिंग वर्ड से, सुना ना? तो वो क्या था भाई, उसको भी लिख लेते हैं, आइए लिखिए बेटा, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग्स, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग्स। सर ये वो कर्ज हैं जिनका बेनिफिट तो हमने ले लिया है लेकिन पे नहीं किया है। एक्सपेंसेस इनकर्ड लिखिए, एक्सपेंसेस इनकर्ड in the current year but not paid ठीक है, कि एक्सपेंसेस तो हो गया है करंट ईयर में ही, इस साल हो गए खर्चे, बेनिफिट तो हम ले चुके, लेकिन उसका पेमेंट बट नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, या ईयर या अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं इसे, ठीक है। ईयर मतलब उस दौरान जब आपने हिसाब किताब कर रहे थे, तो अकाउंटिंग पीरियड भी कह सकते हैं इसको। ये बात समझ में आ गई? तो इसी में हमने कई सारे वर्ड और भी सीख लिए। एक्चुअली में हम सीखने के लिए आए क्या थे सर, यहाँ पे लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी में हमने एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग सीखा, वैसे खर्चे जिनका बेनिफिट हमने लिया, पेमेंट नहीं करा, वो कर्ज है। हमने सीखा क्रेडिटर्स, हमने सामान लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया, उसे हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। बैंक से हमने ज़्यादा पैसे निकाल लिए, उसे हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो ये कर्ज हो गया जी। और आगे आओ, कर्ज के बारे में और बात करेंगे। लिखिए, लाइबिलिटीज आर क्लासिफाइड liabilities are classified into, लाइबिलिटी को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, लाइबिलिटीज आर क्लासिफाइड इनटू, पॉइंट नंबर वन, नॉ लाइबिलिटीज आर क्लासिफाइड इंटरनल लाइबिलिटी, ऐसे लिख लो चलो, इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज कर देना इसको, ठीक है बेटा, इंटरनल लाइबिलिटीज, और बाबू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे ना ऐसा करता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ, तो आपके लिए ना फिर आगे एक एक करके समझाता हूँ आपको। एक है बेटा इंटरनल, और एक आ गया बेटा एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है जी, इंटरनल लाइबिलिटी और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी। बेटा एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो होती है ना, उसको हम लोग दो हिस्सों में और बांट देते हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटी, सर एक्सटर्नल लाइबिलिटी में दो होते हैं, एक होता है करंट लाइबिलिटी, ठीक है जी, करंट लाइबिलिटी, और एक होता है बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी और एक नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है सर।
तो भाई इंटरनल लाइबिलिटी किसे कहते हैं? वो लाइबिलिटी जो ऑनर से रिलेटेड है। इंटरनल मतलब घर का बंदा जिसको पैसे चुकाने हैं, ऑनर ही है घर का बंदा, और उसके पैसे चुकाने हैं। उसका एक ही एग्जांपल है, उसने पैसे जो बिजनेस में लगाए वो कैपिटल लगाए, उसको कैपिटल चाहिए होगा। तो इंटरनल लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी जो ऑनर से रिलेटेड लाइबिलिटी है, उसे कौन सी लाइबिलिटी बोलेंगे? इंटरनल लाइबिलिटी। क्लियर है सर? ऑनर के अलावा जो दूसरी लाइबिलिटीज हैं उसे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है सर? इसी तरीके से एक्सटर्नल में दो हैं, एक करंट है और दूसरा नॉन करंट। बेटा करंट का ना दूसरा नाम भी है, लिखो जरा, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। और एक है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और एक है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब इसी बात को एग्जाम में अगर किसी ने पूछा व्हाट इज लाइबिलिटी, तो आप ये चार्ट बना के नहीं दिखा सकते। आपको ये बातें लिखनी पड़ेंगी जो मैंने आपको बताया है। यहां तक लिखना पड़ेगा जब लाइबिलिटी पूछेंगे, एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। फिर जब वो आपसे पूछेंगे बताओ बेटा इंटरनल क्या है, तो इंटरनल की डेफिनेशन लिख के आनी, चार्ट बना के नहीं। चार्ट तो सिर्फ इसी वजह से कि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। तो अब लाइबिलिटी हम लोगों ने पढ़ लिया सर, अब क्या पढ़ेंगे बोलो? लिखो जी इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी related to the owner of the business. Liability related to the owner of the business termed as internal liability. इंटरनल लाइबिलिटी। बताइए समझ में आई बात? इंटरनल लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो ऑनर से रिलेटेड है। अब दूसरा क्या सीखेंगे सर बताओ? लिखो सर, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। External liabilities related to the external liability. Liability related to the outsider termed as external liability। ठीक है जी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी ये भी समझ में आ गई सर। एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, है ना? तो लिखो जी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऑल्सो क्लासिफाइड एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्लासिफाइड इनटू। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्लासिफाइड होते हैं दो में बेटा। बताओ जी पहला क्या है? एक नॉन करंट और दूसरा करंट, है ना? नॉन करंट लाइबिलिटी, और सेकंड है आपका करंट लाइबिलिटी। ठीक है बेटा? यहीं तक लिख लेते हैं।
अब आगे बढ़िए, लिखिए नॉन करंट लायबिलिटी किसे कहेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी, बाबू कर्ज है। लायबिलिटी मतलब क्या होता है, कर्ज। तो अब दो कर्ज हो गए, घर का कर्ज और एक बाहर वालों का कर्ज। बाहर वालों में दो कैटेगरी बनाई हमने। एक वो कर्ज जिसको मुझे 1 साल के अंदर चुकाने का मैंने वादा किया है। भाई कर्ज के लिए तो वादा करना पड़ेगा ना आपको, तो ऐसा कर्ज जिसके लिए आपने वादा किया है कि मैं 1 साल के अंदर अंदर दे दूंगा, उसे करंट बोलेंगे। और जिसके वादा किया आपने 1 साल के बाद दूंगा, वो नॉन करंट। तो ऐसे कर जो आपको लगे कि यार ये तो 1 साल तक नहीं रुक सकता, इसको तो 1 साल से पहले ही देना पड़ेगा, वो किस में आ जाएगा आपका, वो करंट में आएगा। किस में आएगा, करंट में, अभी का, इस साल का कर्ज। करंट वर्ड इस साल के लिए यूज किया जाता है। और ऐसे कर्ज जिसको आप अगले साल तक टाल देंगे, उसके अगले साल या उससे और आगे चलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो यहां पे लिखो बेटा, अमाउंट पेएबल अमाउंट पेएबल more than the ट्वेल्व मंथ्स, अमाउंट पेएबल मोर देन दी 12 मंथ, अमाउंट जो चुकाने हैं 12 महीने के बाद। ठीक है, अमाउंट पेएबल आफ्टर 12 मंथ्स भी लिख देते हैं हम लोग। अब इसका एग्जांपल बता दो क्या होगा फटाफट। आपने लाइबिलिटी लिखी तो है ना, उसी में होगा, ढूंढो। लाइबिलिटी आपने यहाँ पे लिख रखी थी, बताओ रेंट, ये लाइव एग्जांपल था आपका। रेंट आउटस्टैंडिंग बताओ, करंट है या नॉन करंट है। सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिटर्स। आप दुकान से सामान लाओगे, बोलोगे अगले साल पैसे दूंगा, चलेगा क्या, तो कैसे, ये कैसे रुक जाएगा, ये क्या है। लोन में तो जनरली आप बोल के ही पैसे लेते हैं ना भैया, तो लोन हो सकता है कि लॉन्ग टर्म भी हो जाए और करंट भी हो जाए। जब कुछ ना कहे तो हम नॉन करंट मानेंगे। सर कुछ कहेगा, जैसे वहां लिखा रहे लोन फॉर 6 मंथ, लोन फॉर 8 मंथ, तो कौन सी लोन हो जाएगा, किस में आएगा, ये करंट में आएगा। तो अभी जब कुछ ना कहे तो किस में मानेंगे आप, नॉन करंट में। बैंक ओवरड्राफ्ट किस में, नॉन करंट में। तो भाई सॉरी, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट में, आपको पैसे चुकाने हैं बैंक को, शॉर्ट टर्म लोन होता है, नेक्स्ट डिपॉजिट में ही पैसे डिडक्ट कर लेगा बैंक वाला। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्या क्या लिखेंगे आप पहला एग्जाम्पल लिखेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग। अरे मुझे लग रहा है मैं करंट लिख रहा हूँ। लिखो बैंक लोन, या लोन फ्रॉम, या लोन सिर्फ लिखा हो तो वो भी हो जाएगा, लोन फ्रॉम, किसी बंदे से भी लिया हो वो भी लोन। लोन को अलग अलग नाम से कहते हैं, इसे कई बार लिखा रहता है टर्म लोन, कई बार लिखा रहेगा लॉन्ग टर्म लोन। इन सब का सेम मीनिंग है बेटा, लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है बाबू, एटसेट्रा। अभी आपको 11th में यही लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में यही चीज़ें आएंगी। जब 12th में जाएंगे, कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी चेंज हो जाती है और भी चीज़ें आ जाती हैं, सोल प्रोप्राइटर में नहीं आती। नॉन करंट लायबिलिटी के बताइए करंट लायबिलिटी पे। करंट लायबिलिटी, ठीक है बेटा। करंट की बात करें, जो अमाउंट चुकाने हैं, अमाउंट पेबल विद इन 12 मंथ्स, अमाउंट पेबल विद इन 12 मंथ्स। ठीक है जी,
करंट लाइबिलिटी इज ऑल्सो नॉन एज, ऐसा भी लिख लीजिए आप नेक्स्ट पॉइंट में, करंट लाइबिलिटी इज ऑल्सो known as short term liability। ठीक है बेटा, ये दो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, एक ये हो गया और एक ये। इसमें भी आप ये लिख सकते हैं नॉन करंट में भी बेटा, इसको ना ऐसा करो, नॉन करंट में भी एक पॉइंट और चिपका दो। यहाँ पे लिख लो नॉन करंट, लिख लो यहाँ पे बस। नॉन करंट लाइबिलिटी इज ऑल्सो नॉन एज लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म की जगह क्या आ जाएगा बेटा, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अमाउंट पेबल विद इन 12 मंथ्स, और इसके एग्जाम्पल पे आ जाते हैं सर। आइए जी, बताइए इसका एग्जाम्पल क्या है सर। आउटस्टैंडिंग सैलरी या रेंट आउटस्टैंडिंग। बेटा मैंने आगे पीछे इसलिए लिखा कि आप सुफिक्स और प्रीफिक्स कहीं भी आगे पीछे लगा सकते हैं, आउटस्टैंडिंग पहले भी या बाद में भी लग सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने एक में आगे एक में पीछे लगाया कि आपको लगे कि हाँ ऐसे लिखा जा सकता है। शॉर्ट में हम लोग ओ ऑब्लिक एस लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट आउटस्टैंडिंग, और क्या बताया था बेटा बताओ। वेरी गुड, एक पहले आउटस्टैंडिंग वाले लिख लेता हूँ, वेजेस आउटस्टैंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, और क्या था सर, क्रेडिटर्स एटसेट्रा। ये हो गया जी लाइबिलिटी। बताइए सर, एक पॉइंट हमने और सीख लिया लाइबिलिटीज में, समझ में आ गई बात आपको, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है जी। इसी लाइबिलिटी में हमने और भी चीज़ें सीखी हैं, पॉइंट एक एक करके क्लियर हो गया, कोई डाउट है यहाँ तक। चलिए आइए वापस से हम देखें कि और क्या है भाई हमारे पास। तो भाई हमने आज सीख लिया कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटी। अब हमारे पास रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस है सीखने के लिए, समझ में आई बात। तो आज के लिए हम यहीं पे रोकते हैं इसको, ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में ये हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं इसमें और भी टर्म हम सीखते जाएंगे, बाकी टर्म बहुत छोटे छोटे। एक बार ये बेसिक, क्योंकि मैंने बोला बेसिक बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, 5 पॉइंट बिल्कुल क्लियर। आप बेसिक्स का मतलब क्या होता है, देखो बचपन में ए पढ़ा, ए फॉर एप्पल आपने 5 बार लिखा, 5 क्या, मैं तो ये कहता हूँ शायद ए से जेड तक पूरा साल यही पढ़ते रह गए, आज नहीं भूल रहे हम। हमने नंबर्स पूरे साल पढ़ा, यही करा ना हमने। तो जब आप किसी चीज बेस होता है ना, उसको ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा अच्छे से समझना है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। वो गलती अगर नहीं होगी तो आगे बिल्कुल आपके सारी चीजें आपको आसान लगेगी, बिल्कुल आसान लगेगी बच्चों की तरह, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जो हमें पता ही नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला था, पता सब कुछ है, बस उसके टर्म याद करने हैं। तो लिखने की आदत डालो, घर पे बैठ के उसको लिखो कि भैया लॉन्ग टर्म कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, ये नहीं कि कुछ भी बोल देना है। कुछ नए नए वर्ड टर्म आ रहे हैं, उसको सीखना है, लिखने का स्टाइल भी सीखना है आपने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वो दोनों चीज़ें हम लोग फिनिश कर देंगे। चलिए बेटा।